नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह कहा कि राज्य को आपदा से बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कल खटीमा गोलीकांड की बरसी है, उस पर राज्य के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने का भी काम किया जाएगा। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में सभी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया करने की दिशा में सकारात्मक पहल की बात कही है। सीएम धामी ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। विधानसभा भवन के पास विधायक हॉस्टल, पत्रकारों के ठहरने के लिए पत्रकार निवास बनाने सहित कई कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि हर संभव मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने और गैरसैंण को विकसित करने का सरकार काम कर रही है। नहीं, गैरसैंण को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस बार हमने वहाँ पर भराड़ी देवी का मंदिर है, गैरसैंण विकास परिषद जो है उसमें धनराशि स्वीकृति है, पत्रकारों के लिए भवन है, हमारे आसपास बाउंड्री वॉल इत्यादि बनने हैं, एक अस्पताल वहाँ पर अच्छा बनना है, स्वीकृत बनना है। वहाँ पर सभी जो सुविधाएं हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी की जो होनी चाहिए, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम क्रमशः धीरे धीरे उन सभी कामों को पूरा करेंगे जो गैरसैंण के लिए। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां सीएम ने गोलज्जू मंदिर में न्याय के देवता गोलू देवता के दर्शन कर पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी संख्या में आए स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। तो केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आई आज, जहां MI-17 हेलीकॉप्टर से खराब हुए हेलीकॉप्टर ले जाते वक्त हादसा हो गया। पर्यटन अधिकारी के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह 7 बजे का। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर खराब क्रिस्टल हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा था। अचानक क्रिस्टल हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने से MI-17 पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसके तहत पायलट ने खतरा भांपते हुए क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की टोचन चेन तोड़कर उसे गिरा दिया। पहाड़ों के बीच जमीन पर गिरने से हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। घटनास्थल पर SDRF की टीम पहुंच गई। हेलीकॉप्टर के मलबे को हटाया जा रहा है। राहत की खबर यह है कि इस हादसे में कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। केदार घाटी में आज एक और हादसा होते होते टल गया। पायलट की सूझबूझ के चलते यह हादसा चला है। पूरा मामला केदार घाटी में MI-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा जो क्रिस्टल एविएशन कंपनी का जो हेली था उसको ले जाने को लेकर हुआ। केदारनाथ धाम से इस हेली को अपलोड करने का काम किया गया। MI-17 हेलीकॉप्टर से इस हेली को तय करके ले जाया जा रहा था, लेकिन केदारनाथ से कुछ दूरी पर आगे चलते ही छोटे लिंचोली के पास ये हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखा, जिसको देखते हुए खतरे को भांपते हुए MI-17 के पायलट ने उसे ड्रॉप करना ही उचित समझा। जिसके बाद ये कह सकते हैं कि लो एंड डाउन में ये हेलीकॉप्टर वहां पर गिरा। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिस तरीके से ये मामला सामने आया तो ऐसा समझा जा सकता है कि एक बार फिर केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर के उड़ान को लेकर सवाल उठने लगे। ऐसे में जांच होनी चाहिए और जनता भी यही मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस हादसे को किस रूप में लेता है। लेकिन जो पूरी घटना घटी है, उस घटना के बाद से यात्रियों में वहां पर भय का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अभय कैंटवा, इंडिया वाइज, देहरादून।
केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश, हवा में चेन टूटने से हुआ हादसा। कैसे हुआ हादसा और क्यों टूटी चेन? देखिए हैरान करने वाली तस्वीरें। आपने हेलीकॉप्टर आसमान से गिरते देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए, वो भी केदारनाथ में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें केदारनाथ की हैं, जहां एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को एक दूसरा हेलीकॉप्टर ले जाने आता है। हवा में उड़ान भरने से पहले उस हेलीकॉप्टर को दूसरे हेलीकॉप्टर के साथ तकनीकी रूप से बांधा जाता है। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर धीरे धीरे फर्राटा भरता है, मगर चंद मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर का क्या होता है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल यह हादसा क्यों हुआ, क्यों एक हेलीकॉप्टर को दूसरे हेलीकॉप्टर के साथ बांधा गया, चलिए अब वो भी जान लीजिए। दरअसल 2-2.5 महीने पहले केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को MI-17 की मदद से रिपेयर के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन MI-17 का संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना न हो, रिपेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन पर गिरा तो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। गनीमत यह रही कि किसी जिंदगी पर नहीं बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, केदारनाथ। तो वहीं देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र का है। आपको बता दें कि 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप मंडल अध्यक्ष पर लगा है। राजस्व पुलिस ने प्रदेश पुलिस को जांच सौंप दी है। पार्टी जिलाध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष भागवत बोहरा को पद से निष्कासित कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रानीखेत से है, जहां सल्ट ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत जांच जारी है। आपको बता दें कि बच्चे और उसकी मां को जांच के लिए रानीखेत राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां महिला चिकित्सक ने जांच की। इस बीच भारी मात्रा में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने नगर के गांधी चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। अभी तो उनके बयान लिए हैं, उनकी हिस्ट्री ली है, प्लस जांचें भेज रखी है एग्जामिनेशन करके। तो जब जांचों की रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम कह सकते हैं कि क्या मामला है ना। जो पीड़िता है उनके बयान के हिसाब से ऐसा पाया गया कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। बाकी उनके जो जांचें हमने ली हैं, सैंपल अभी सील करके हमने भेजा है इन्वेस्टिगेशन। ऐसा कंफर्मेशन के द्वारा तो बता नहीं सकते ना, लेकिन जो उसने बयान दिए हैं छेड़छाड़ तो हुई है उसके साथ ना। जब इन्वेस्टिगेशन पता चलेगी तभी पता कंफर्म कर पाएंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ ना। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि जो हमारी बिटिया जिसको यहाँ पर पुलिस की संरक्षण में लाया गया, उसको एक कमरे में जाके बहुत देर तक यानी जांच के नाम पे उसको बंद रखा, उसको कई तरीके से प्रताड़ित करने का काम यहाँ पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा किया गया। और यहाँ हमारे साथ कई वरिष्ठतम पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग भी वहाँ पर गए, पर वहाँ पर डॉक्टर ने बाइट देने से मना कर दिया। और कहीं ना कहीं इसे स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार दोषियों को बचाने का कार्य कर रही है। और मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारी और ऐसे जो इसके दोषी हैं इन लोगों को अगर बचाएगी तो इस उत्तराखंड के अंदर इससे दुखद घटना क्या हो सकती है कि बेटी का जन्म लेना ही एक पाप है अपने आप। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है। यहां प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन महिला अपराधों से जुड़े मामले सामने आते हैं। प्रदेश में रुद्रपुर में नर्स की हत्या का मामला हो, देहरादून आईएसबीटी में एक नाबालिग के सामूहिक दुष्कर्म का मामला हो, या ताजा मामला अल्मोड़ा के सल्ट से हो,
यहां पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर एक लड़की के दुष्कर्म का आरोप लगा है। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन किया। इस कड़ी में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी के नेतृत्व में सरकार का पुतला दहन किया। आज प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी के आह्वान पर, हमारी पूरे राज्य की लीडरशिप के आह्वान पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, सारी लीडरशिप ने हरिद्वार में ये संकल्प लिया, ऐलान किया कि हम राज्य में जो लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, महिलाओं के लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं, दहेज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग कन्याओं का जिस प्रकार से रेप की घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी से लेकर के और कल सल्ट में एक नाबालिग बच्ची के साथ मंडल अध्यक्ष भाजपा का वो अनैतिक काम करने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ करता है, जबरदस्ती करता है। शंतरशाह में, हरिद्वार में, पिराने कलियर में जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी का नाम आता है, उनके ओबीसी प्रकोष्ठ के। ये पूरे राज्य के अंदर इस समय जिस प्रकार से भयंकर तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हत्या की वारदातें राज्य में हो रही हैं। रुद्रपुर में नर्स की रेप हुआ, हत्या हो गई। ये सारी घटनाएं पूरे राज्य में हमें शर्मसार करती है। हम देवभूमि कहते हैं अपने आप को, और इस देवभूमि में वो सरकार सत्ता में है डबल इंजन की, केंद्र में भी और राज्य में भी, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का ठेका लेती है। और हमारे सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में माता बहनों को, बेटियों को देवी बोला जाता है। आज उनके साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और उस पार्टी के लोग बहुत सारे इन तमाम कांडों में संलिप्त हैं। सरकार लगातार संरक्षण दे रही है, पार्टी संरक्षण दे रही है। पार्टी के पदाधिकारी, अंकिता भंडारी में आपको मालूम है पूरा परिवार भाजपा और संघ पृष्ठभूमि का है। जो हरिद्वार में घटना हुई है नाबालिग के साथ, उसमें भाजपा का पदाधिकारी है। सल्ट में जो कल घटना हुई, उसमें भाजपा का मंडल अध्यक्ष है। और ये तमाम घटनाएं, उनको जिस प्रकार से सत्ता का संरक्षण है, अपराधियों के दिमाग से खौफ पुलिस का गायब हो गया है। राज्य के अंदर इस ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ हमारी लीडरशिप ने जो कॉल दिया है, आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर, महानगर, जिला स्तर पर सरकार का पुतला दहन करने का काम किया। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है और बहुत ही चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि प्रदेश पे दिन ब दिन महिलाओं पे बलात्कार, हत्याएं के मामले दिन में बढ़ते जा रहे हैं। कल सल्ट में एक मंडल अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ दुराचार किया, आईएसबीटी में एक लड़की के साथ रेप होता है, रुद्रपुर में एक 10 के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और दिन ब दिन मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, कहीं थम नहीं रहे हैं। या तो मुझे लग रहा है कानून व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है, और भाजपा सरकार मात्र मुख्यमंत्री जाने के दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, और कानून व्यवस्था पर उनका शिकंजा जो है हल्का पड़ रहा है, जिसलिए जो अपराधी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही है। इस चीज का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच अनुबंध नई दिल्ली में साइन हुए। प्रधानमंत्री मोदी के भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फूड उत्पादन करने वाला देश बनाने में सहकारी समितियों की अहम भूमिका है। अमित शाह ने उत्तराखंड के किसानों से यह कहा कि आपका पूरा ऑर्गेनिक उत्पादन एनकॉल यानी NCOL यानी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड खरीदेगा और भारत ब्रांड के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद संगठन की तरफ से सफाई देने में जुटी हुई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री का बयान किस संदर्भ में है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है।
बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि सरकार का भी प्रथम उद्देश्य यही है और प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है, किसी भी निर्दोष को सजा न मिले और दोषी कोई छूट न पाए। मुझे लगता है हमारी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त एवं दुरुस्त है। और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने किस संदर्भ में बोला इसका विस्तार से वही बता पाएंगे, लेकिन प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त एवं दुरुस्त है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी घटना होती है उसके तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी भी दल का हो, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाती है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसे अवांछित तत्व न रहे, उसके खिलाफ हमारी सरकार द्वारा अभियान भी चलाया गया है। वहीं हल्द्वानी में जिलाधिकारी और नगर निगम हल्द्वानी की प्रशासक वंदना सिंह ने GGIC इंटर कॉलेज परिसर में नगर निगम के वार्ड नंबर 11 से 20 तक जनता के समक्ष आने वाले समस्याओं के निवारण के लिए जन सुनवाई समाधान दिवस का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा सैकड़ों समस्याएं बताई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल शिकायतों के निवारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोगों द्वारा सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम के पूरे 60 वार्ड में प्रत्येक हफ्ते में 10 वार्डों के हिसाब से जन सुनवाई समाधान दिवस लगाया जाएगा। नगर निगम के जो 60 वार्ड है उसमें हर 10 वार्ड पर एक कैंप के लिए हम लोगों ने रोस्टर बनाया था, जिसमें 1 से 10 वार्ड का कैंप पिछली बार काठगोदाम में हो गया था। आज दूसरा कैंप हम लोगों ने यहाँ किया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग 10 वार्डों से अपनी अपनी शिकायतें, समस्याएं लेकर आए। कुछ इंडिविजुअल भी आए, ज़्यादातर सार्वजनिक जो समस्याएं हैं वो लोगों ने आज यहाँ उठाए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। कुछ लोगों की समस्याओं के लिए विभाग ने जानकारी भी दी है कि कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, उनके विषय में बताया भी है। जो व्यक्तिगत शिकायतें थी, किसी की समाज कल्याण से है या आधार कार्ड की समस्या है या विकलांग प्रमाण पत्रों की समस्या है, इस तरह के मामले भी यहाँ लोग लेकर आए हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कराया गया है। आगे भी हम लोग बचे हुए जो 40 वार्ड हैं उन पर 4 कैंप और लगाएंगे। इसके बाद जो जिन वार्डों को हमने कवर कर लिया उनमें फॉलोअप के रूप में भी छोटे कैंप विभागीय अधिकारियों के साथ प्लान करे जाएंगे। तो इसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी दें और लोगों की जो छोटे छोटे इश्यूज विभागों से डेली ना मिल पाने के कारण समाधान नहीं हो पाते, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं। तो वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में टिहरी विस्थापितों की मांगों के संबंध में बैठक संपन्न हुआ और जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा प्रयास यह है कि विस्थापितों को जल्द ही जमीन का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि संपत्ति निवेश, कृषि उपयोग, निर्माण और विकास भूमि उपयोगिता के साथ ही बेहतर भूमि प्रबंधन से भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। बैठक में विधायक अनुपमा रावत, SDM और कई अधिकारी शामिल हुए। तो अगली खबर देहरादून से है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है तब से कई लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल कर भ्रामक सूचनाएं फैलाने का काम भी किया है, जिससे कई लोग प्रभावित भी हुए। हालांकि अब ऐसा करने पर उत्तराखंड पुलिस महकमा कार्रवाई करता नजर आएगा। भ्रामक सूचना या हेट स्पीच को पहले अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस विभाग तमाम ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज करता हुआ नजर आएगा। इन सभी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जल्द ही एक बैठक पुलिस विभाग उत्तराखंड के सोशल मीडिया में जाने माने लोगों के साथ मिलेगा। पहले IPC में भी ये क्राइम था, अभी भारतीय न्याय संहिता में भी ये क्राइम है। यदि आप जो है भ्रामक सूचनाएं फैलाते हैं या किस तरह से अफवाहें फैलाते हैं या कोई हेट स्पीच होती है, तो इसमें पुलिस जो है उचित धाराओं में जो है तत्काल संज्ञान लेती है और इस पर जो है कार्रवाई की जाती है। और यदि जो है इस तरह से अगर कोई जो क्राइम की श्रेणी में नहीं आते हैं, इस तरह की कोई सूचना प्रसारित करते हैं, तो पहले हम प्रयास ये भी करते हैं बहुत बार कि उनको बुलाकर काउंसलिंग की जाती है, वार्निंग्स दी जाती है। तो हमारी SOP पहले इसमें विस्तृत SOP जो है सभी जिला प्रमुख हमारे SP SSPs को जारी की जा चुकी है सोशल मीडिया के बारे में।
और इस अनुसार जो है वो उसी अनुसार कार्य होता है। तो खबर देहरादून से है, जहां सरकारी स्कूलों में चल रहे प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के तहत बनाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए मानकों पर चर्चा के लिए देहरादून के निजी होटल में मानक मंथन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने को लेकर रहा। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों के साथ भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर गहन मंथन किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो जो है राष्ट्रीय निकाय है जो कि मानकों का निर्धारण करता है, परंतु जहां तक उसको नियंत्रण करना है वो सही तरीके से उनका अनुपालन हो रहा है। कुछ विषयों में हमें डायरेक्ट जो है पावर्स मिली हुई हैं, लेकिन क्योंकि मिड डे मील जो वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य है, तो उसका जो भी रिलेटेड मैटर है जहाँ पर कोई कमियाँ पाई जाती हैं या ऑडिटिंग होती है वो उस डिपार्टमेंट के थ्रू ही की जाती है। हमने ये महसूस किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी खासकर जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है वहाँ पर इसके बारे में जानकारियाँ नहीं थी कि इसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि क्वालिटी कंट्रोल कर सके वो भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाया है। तो आज हमारा प्रयास यही रहेगा कि उनको बताएं और उसके बाद उनका जो जॉइंट इंस्पेक्शंस होती हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी के साथ, उसमें वो ये जरूर सुनिश्चित करें कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं उनका अनुपालन हो रहा है और स्कूल में एक सुरक्षित वातावरण में बच्चों को मिड डे मील दी जा रही है। तो देहरादून समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।